28 सितंबर 2022। पिछले 7-8 सालों से कानूनी हलकों में एक शब्द इस्तेमाल होता रहा है, वो है न्यायिक छल। ये उस शब्द से अलग है जो जस्टिस बोबडे के टाइम में सामने आया था, न्यायिक बर्बरता। जैसा कि सभी जानते हैं कि मोदी सरकार भी छल के ही दम पर बनी। अन्ना आंदोलन एक छल नहीं था तो क्या था? बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट में ये सब शुरू कैसे हुआ, इसके लिए अगर हम मोदी सरकार में रहे कम से कम 10 सीजेआई का कार्यकाल देखें तो दिमाग की बत्ती कुछ जलती है। चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पे है मौजूदा सीजेआई जस्टिस यू ललित। इन दिनों भारत के 49वें सीजेआई यू ललित हैं। इनका कार्यकाल 3 महीने से कम का है। अभी इनके फैसलों पर कोई कमेंट करना जल्दबाजी होगी, मगर उनके तेवर दिखा रहे हैं कि दाखिल और लिस्टिंग सुधार करके सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री सुधारी जा सकती है। इन्होंने ही कप्पन और तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत दी है, जिसमें कि पूरा का पूरा केस ही सरकार की ओर से फर्जी गढ़ा गया है। दूसरे नंबर पर हैं सीजेआई रहे एनवी रमना। मोदी सरकार के पिछले 8 साल के वक्फे में आकर जाने वाले सबसे नए सीजेआई रहे जस्टिस एनवी रमना। अपने कार्यकाल के दौरान रमना साहब देश भर में भाषण देते रहे और विदेशों में भी। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रमना साहब ने जरा सा ही सही मगर सुप्रीम कोर्ट को भांट या चारण टाइप की इमेज से बाहर निकाला। एक बार ये लगा कि अदालत लोकतंत्र की सतर्क गार्ड है। कुछ जमानत आदेशों और स्टे जैसे कि राजद्रोह और पेगासस जांच से अदालत में लोगों का भरोसा बढ़ा था। फिर भी उनके साथ के जज आजादी की सीरियसनेस नहीं समझ पाए। धन शोधन निवारण अधिनियम पर जो फैसला आया और जो गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम में अदालत के पहले के फैसले जैसा ही था, उसका असर ये है कि लोगों को अनंत काल के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। वैसे रमना साहब ने सुप्रीम कोर्ट में लगभग सारे पद भर डाले और हाई कोर्टों में भी खूब नियुक्तियां की। कई महिला जजों को भी मौका मिला। दुर्भाग्य से न्यायिक छल की प्रथा रमना साहब के समय भी जारी रही और ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी और ना ही देश के सबसे प्रमुख 53 मामलों की सुनवाई हुई, जैसा कि हम आपको अपने पिछले वीडियो में ही बता चुके हैं। तीसरे हैं जस्टिस शरद अरविंद बोबडे। रमना साहब से पहले थे जस्टिस एस ए बोबडे। मोदी युग में उनका कार्यकाल सबसे लंबा चला, 1 साल और 5 महीने से थोड़ा सा अधिक। ये वही युग था जब अदालत के मन में मोदी जी पूरी तरह से समा गए थे, पूरी तरह से समा गए थे। इनसे पहले वाले जो थे गोगोई साहब, उनकी नुमाइंदगी में न्यायिक छल की जो प्रथा शुरू हुई वो इनके वक्त भी खूब चली। हालांकि इनके कार्यकाल में अदालत ने कुछ मामलों को तरजीह दी, मसलन पत्रकार सिद्दीक कप्पन बनाम अर्नब गोस्वामी को जमानत मामले में। सीजेआई बोबडे की बेंच ने एक अभूतपूर्व आदेश में विवादास्पद कृषि कानूनों पर भी रोक लगा दी और इस मुद्दे की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की। बाद में पता चला कि इसमें तो भाजपा समर्थक घुस के बैठे थे। बोबडे साहब 2 बातों के लिए याद रखे जाएंगे। पहला, अनुच्छेद 32 के तहत अदालत में याचिका दायर करने के अधिकार पर उन्होंने नाखुशी जाहिर की। दूसरा, हाईकोर्टों से साहब ने कोरोना के मामलों पर फैसला देने का अधिकार छीनने की कोशिश की। साहब के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट में एक भी नियुक्ति नहीं हुई थी, नॉट अ सिंगल वन। अमित शाह के खिलाफ जिन जस्टिस अकील कुरैशी ने फैसला सुनाया था, जब जस्टिस नरीमन ने कॉलेजियम में उनके नाम की सिफारिश की, तो बोबडे ही थे जिन्होंने उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं आने दिया था, अड़ गए थे। चौथे हैं आप सबके प्यारे दुलारे लाडले रंजन गोगोई साहब। बोबडे साहब से पहले थे रंजन गोगोई, शायद इंडियन जुडिशियल सिस्टम के सबसे विवादित सीजीआई। वो सीजीआई दीपक मिश्रा के मास्टर ऑफ रोस्टर के खिलाफ हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और उन्होंने शोर करने वाले जजों यानी लाउड जजों को सिस्टम पर और सवाल उठाने के लिए चढ़ाया भी था। मगर बाद में जब अदालत में पति पत्नी और वो होने लगा तो सारी नैतिकता जानी कहाँ चली गई। साहब ने खुद से ही खुद की सुनवाई कर डाली थी। ये दीगर बात रही कि फैसले पर साहब ने साइन नहीं किए थे। वो जो आई उससे निपटने के लिए नेचुरल जस्टिस की हर थियरी तोड़ डाली गई। और तो और इन्होंने जो कमेटी बनाई उसकी रिपोर्ट तक इन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला को नहीं दी गई। महिला को पता ही नहीं है कि गोगोई साहब ने खुद को किस बेस पर बरी किया। जस्टिस गोगोई पर गोपनीयता का जुनून सवार था और हर रोज अदालत में सूचना को सील बंद कवर में करके मंगाया जाता था। ऐसा असम के एनआरसी जैसे मामले तक में किया गया। फिर ये राफेल विवाद, चुनावी बांड सब में चलता रहा। एनआरसी मामले में जिस तरह से इनके मन मंदिर में मोदी जी की मूर्त सवार हुई, उसने करोड़ों लोगों की नागरिकता को शक के घेरे में ला दिया। कई लोगों ने अखबार में लिखा भी कि अब ये मोदी जी की ही अदालत है। अनुच्छेद 370 और कश्मीर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं के मामले में उनकी कार्रवाई पर एक नामी वकील ने कहा कि गोगोई ने बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून पर लापरवाह गति से काम किया है।
उनके कार्यकाल में जो हुआ उसे कुछ कानूनी स्कॉलर्स न्यायिक छल कहते हैं, वो भी खूब बढ़ा। चुनावी बॉन्ड, सीएए, आर्टिकल 370 को तो साहब दबाकर बैठे ही रहे, अयोध्या में भी नाइंसाफी कर डाली। नतीजतन रिटायर होते ही भाजपा से राज्यसभा भी चले गए। एक चीज और, इन्हीं के वक्त में सुप्रीम कोर्ट के जजों को जय मोदी जय शाह कहने की भी लत लग गई। जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस एमआर शाह ने सार्वजनिक रूप से मोदी जी की जय बोली। पांचवें हैं जस्टिस दीपक मिश्रा। गोगोई साहब से पहले सीजेआई थे जस्टिस दीपक मिश्रा, इकलौते ऐसे सीजेआई जिन पर महाअभियोग लगाया गया। इनके साथ के 4 जजों ने इनके मास्टर ऑफ रोस्टर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साहब चुन चुन कर जजों को केस अलॉट करते थे। इन्हीं के टाइम में जस्टिस ब्रिज गोपाल हरिकिशन लोया का मामला भी सामने आया था। इन्होंने इसमें खुरपेंच ये की थी कि जस्टिस लोया के मामले को रोस्टर और परंपरा के खिलाफ एक ऐसी बेंच को दे दिया था जिसके बारे में सबको पता था कि वो कैसा फैसला सुनाएगी। एक बैन हो चुके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन को लेकर रिश्वतखोरी हुई थी जिसमें मिश्रा जी का भी नाम शामिल था। मांग की गई कि मिश्रा जी प्लीज आप इस केस से हटें, मगर मिश्रा जी नहीं हटे। खुद ही मामले की सुनवाई करते सीजेआई की ताकत बताने लगे, फैसला सुनाने लगे और फिर अपने खिलाफ लगी याचिकाओं को भारी जुर्माने के साथ खारिज भी कर दिया। मिश्रा जी पहले सीजेआई थे जिनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, हालांकि बाद में इसे राज्यसभा ने रद्द कर दिया था। वैसे मिश्रा जी ने बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बनाई थी। छठे हैं जस्टिस जे.एस. खेहर। दीपक मिश्रा से पहले सीजेआई थे जस्टिस जे.एस. खेहर, पहले सिख सीजेआई। 8 महीने से भी कम के लिए रहे। इन्होंने राइट टू प्राइवेसी और ट्रिपल तलाक जैसे फैसले दिए। मास्टर ऑफ रोस्टर के मैनेजमेंट में पारदर्शिता का सिद्धांत इन्हीं का दिया हुआ था। इनके टाइम में अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल के सुसाइड नोट का मामला आया। सीएम की पत्नी ने जस्टिस खेहर को पत्र लिखकर सुसाइड नोट में जिन जजों का नाम था उनके खिलाफ एफआईआर करने की अनुमति मांगी। इस सुसाइड नोट में खुद जस्टिस खेहर का भी नाम था। सारे नियम कायदे तोड़ते हुए साहब ने उस लेटर की याचिका को मानकर, उस लेटर को याचिका मानकर खुद ही अदालत बैठा दी। जस्टिस दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई भी बाद में यही परंपरा निभाते रहे। इन्होंने ही हाईकोर्ट के एक दलित जस्टिस सीएस कर्णन को सजा सुनाई और जेल भेज दिया था। उनकी इस कार्रवाई से ये भी दिखा कि अदालत ने संसद की भी अनदेखी की, क्योंकि किसी जज के साथ सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा नहीं कर सकता। कई सारे जजों की बिना जांच किए इन्हीं के वक्त में नियुक्ति हुई थी। में थे जस्टिस टी.एस. ठाकुर। जस्टिस खेयर से पहले थे सीजेआई जस्टिस टी.एस. ठाकुर। जस्टिस ठाकुर को मोदी युग का ऐसा आखिरी सीजेआई कहा जा सकता है जिसने न्यायिक प्रशासन और नियुक्तियों के मामले में थोड़ी रीढ़ दिखाई थी। जुडिशरी की दुर्दशा को जमकर उजागर किया। मोदी जी के सामने मंच से रोए भी। जस्टिस ठाकुर ने नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड को चालू किया, जो आज जुडिशियल सिस्टम के सारे स्तरों को जोड़ता है और वादियों को सूचना का एक साधन मुहैया कराता है। उन्होंने हाईकोर्टों से एक बार में लगभग 20 जजों का एक साथ ट्रांसफर करने की कोशिश की तो बवाल मच गया था। वैसे वो पहले नहीं थे, उनके पहले जस्टिस वेंकट चलैया और जस्टिस एस.एच. कपाड़िया ने भी ऐसी ही कोशिश की थी। जस्टिस ठाकुर के कुछ ट्रांसफर ऑर्डर्स एकदम खराब थे और जल्द ही उलट दिए गए थे। दुर्भाग्य से ट्रांसफर मनमाने तरीके से आज भी अदालतों में जारी हैं। विवादों में अपने कटाक्षों के बावजूद जस्टिस ठाकुर मोदी सरकार के सामने सही अर्थों में डटे रहने वाले आखिरी सीजेआई थे। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कार्यपालिका का सामना करते हुए अपना पक्ष भी रखा था और इसके बाद से चीजें पूरी तरह से बदल गईं। सीजेआई रहे एच.एल. दत्तू। जस्टिस ठाकुर के पहले सीजेआई थे जस्टिस एच.एल. दत्तू। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पहला बड़ा टकराव इन्हीं के समय में हुआ था। ये मामला था चौथे जज का, जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के अधिनियम की वैधता का था। बोले तो कॉलेजियम वर्सेस सरकारी नियुक्ति। इसे 5 जजों की बेंच के पास भेजा गया। अदालत अपनी इस बात पर अड़ी रही और आखिरकार विजयी हुई। दोषपूर्ण एनजेएसी अधिनियम अदालत ने खत्म कर दिया। वैसे सुप्रीम कोर्ट चाहता तो एनजेएसी अधिनियम में खामियों को ठीक कर सकता था, लेकिन उसने कॉलेजियम को तरजीह दी। में सीजेआई थे आर.एम. लोढ़ा। दत्तू साहब से पहले सीजेआई थे जस्टिस आर.एम. लोढ़ा। सुप्रीम कोर्ट में बार से बेंच पर सीधी नियुक्ति की प्रवृत्ति सोई पड़ी थी, जिसे जस्टिस लोढ़ा ने जगा दिया। ये एक ऐसी प्रथा है जिसे संविधान के तहत अनुमति दी गई थी, लेकिन शायद ही इसे कभी अपनाया गया। उनकी ज्यादातर सिफारिशें सफल नहीं, लेकिन एक फेल होने के लिए भी मशहूर हुई। गोपाल सुब्रमण्यम की नियुक्ति को सरकार ने अस्वीकार कर दिया था। अदालत के साथ यह मोदी सरकार का पहला टकराव हो सकता था। न्यायमूर्ति लोढ़ा ने बाद में कहा भी
कि वो सुब्रमण्यम की नियुक्ति को आगे बढ़ाने के लिए तैयार थे, लेकिन वकील ने खुद अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली, जिसके कारण टकराव को दरकिनार कर दिया गया। बीसीसीआई को लाइन पर लाने में भी जस्टिस लोढ़ा का नाम रहा है। हालांकि बाद में उसी अदालत ने उन सुधारों को बेपटरी कर दिया जिसने सुधार के आदेश दिए थे। 10वें और आखिरी रहे पी सदाशिवम। जस्टिस लोढ़ा से पहले सीजेआई थे जस्टिस पी सदाशिवम। हालांकि इनको मोदी सरकार के समय का नहीं कहा जा सकता, लेकिन इनका नाम इसलिए शामिल किया जा रहा है क्योंकि 2014 में मोदी सरकार के आते ही ये केरल के राज्यपाल बन बैठे। राज्यपाल बनने के लिए इन्होंने गोगोई साहब की तरह ही कूलिंग पीरियड बीतने का भी इंतजार नहीं किया।